हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? होपफुली बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह आप अच्छे से होंगे एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू आर स्टडीइंग एट योर होम। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला चैप्टर है वो है बच्चा इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला यूनिट है, नीट के सिलेबस में भी है और ये जो क्या बोलते हैं इसको 12th में है। इससे पहले इस चैप्टर को बोला जाता था इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या? फ्रॉम बेसिक से मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा, यहाँ से उठा के आपको हायर कंसेप्ट्स दूंगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये क्या है? ये फिजिक्स की एक ब्रांच है। सरल भाषा में पूछा जाए, ये फिजिक्स की एक ब्रांच है। एक्चुअली इन दिस ब्रांच वी आर स्टडीइंग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक field. What happen? What is this actually electric field? This electrostatistics. If we see, this is made up of two words. One is electro and another is static. By word आपको पता चलेगा, electro means charge and static means at rest. इस तरह बोलेंगे, study of anything. Anything मतलब बच्चा कुछ भी। इस पेन को मैं स्टडी करूं, इस बोर्ड को मैं स्टडी करूं, कर्टेन्स को स्टडी करूं, इस क्या बोलते हैं इसको डस्टर को स्टडी करूं, बट कंडीशन इज इट शुड बी एट रेस्ट। रेस्ट में किसी को भी मैं स्टडी करूं वो अंडर द ब्रांच ऑफ फिजिक्स आती है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इतना क्लियर है। तो अगर मैं बोलूं ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो फिर ये क्या है? ये है स्टडी ऑफ चार्ज, राइट। हमने चार्ज पढ़ना है, लेकिन चार्ज एट रेस्ट। तो हमें बच्चा क्या करना है? चार्ज को स्टडी करना है एट रेस्ट। एंड व्हेन वी स्टडी दिस चार्ज एट रेस्ट we will find electric field. We will find electricity. We will find potential. And we will find dielectrics or dielectric. Also, we will came through, that is capacitor. ठीक है बच्चा। तो हमारे इस चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, पोटेंशियल पढ़ना है, डाइइलेक्ट्रिक पढ़ना है, कैपेसिटर पढ़ना है। दीज आर द मेन टॉपिक्स, राइट। लेकिन ये जो मेन टॉपिक्स है किस पे रिले कर रहे हैं? चार्ज पे। तो जब तक बच्चा हमें चार्ज समझ में नहीं आया होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या समझ में आएगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या समझ में आएगी, पोटेंशियल क्या समझ में आएगा, डाइइलेक्ट्रिक कैपेसिटर की तो बात ही नहीं। तो फर्स्ट वी हैव टू कंसंट्रेट चार्ज, बट चार्ज एट रेस्ट, ठीक है। तो बियॉन्ड दिस इसको यहीं पे थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा चार्ज है हमेशा रेस्ट पे तो नहीं रहेगा। समटाइम्स क्या, मेनी टाइम्स वी सी दिस चार्ज आल्सो अंडरगोज मोशन। ऐसा नहीं कि चार्ज है कहीं पे तो बस वहीं पे रहेगा। it also exhibits what? मोशन। बट मोशन जो इसको मिल रही है ये मिल रही है दो टाइप्स की। यूनिफॉर्म मोशन जो आपने 11th 9th में स्टडी की होगी। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स, या मैं सीधे बोलूंगा अनएक्सेलरेटेड मोशन, ज्यादा डीप भी नहीं होना, अनएक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है बच्चे। ये भी एक मोशन है, मोशन मिल रही है लेकिन एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। एंड समटाइम्स इट अंडरगोज मोशन बट दैट मोशन इज एक्सेलरेटेड। क्लियर बच्चा यहां तक? मतलब यहां पे एक्सेलरेशन का कुछ वैल्यू है।
ठीक है बच्चा। तो अगर हम जब ये चार्ज मोशन में देखते हैं, इसको अनएक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे जो फिनोमिना राइज होता है वो होता है मैग्नेटिज्म, सेकंड चैप्टर आपका। ठीक है, तो ये भी रिलाई करता है किस पे, चार्ज में। चार्ज समझ में नहीं आए तो मैग्नेटिज्म घंटा समझ में आए। ठीक है, इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड। भैया अगर नीट क्वालिफाई करना है तो बेसिक से चलना है, बूंद से चलना है। यहाँ पे बूंद क्या है, चार्ज। पढ़ना जाना किधर है, समंदर में। समंदर कौन है, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी, पोटेंशियल, डाइलेक्ट्रिक। एंड हम बोलेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन जो कि आप कॉइल्स में देखोगे, फैराडेज, जो ये जो कॉइल्स हम इंडक्शन मोटर जो हम बनाते हैं वहां पे देखोगे, भैया यही चार्ज वहां पे भी रोल प्ले करता है। बट कंडीशन इज देयर, चार्ज इज इन मोशन, बट विच मोशन, अनएक्सेलरेटेड, एक्सेलरेशन बिल्कुल नहीं मिल रही है। ठीक है, और क्या होता है इसके साथ, ये सब चीजें तो मिलती है बट ये जो एक्सेलरेशन जीरो है, तो रेडिएशन हमें जीरो मिलती है। मीन्स कोई भी रेडिएशन इन और आउट नहीं हो रही है। इतना समझ क्लियर। तो रेडिएशन व्हेन समटाइम्स इन ऑब्जेक्ट्स आपको पूछा जाएगा, बच्चा अगर चार्ज को मोशन है लेकिन क्या है, अनएक्सेलरेटेड, जीरो एक्सेलरेशन मिल रही है, तो कौन सा फिनोमिना है जो हमें वहां पे नहीं देखा जाता, देख सकते हैं या देखा जा सकता है, दैट इज रेडिएशन। ठीक है, अब बात हुई एक्सेलरेटेड। अब जो मोशन में चार्ज आया तो, लेकिन एक्सेलरेशन भी हमने दी उसको, एक तो वो मोशन है, एक तो एक्सेलरेटेड है, मींस कंटिन्यूअसली वी आर चेंजिंग द स्पीड। ओके, तो हमें मिलेगा बच्चा फिर से वही इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां पे फिर से स्टडी करनी है, प्लस उसके साथ साथ along with मैग्नेटिक फील्ड। तो भैया इस केस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मिलेंगे एक साथ जब आप चार्ज कंसिडर करोगे मोशन में, बट विथ एक्सेलरेशन, और वहां पे एक फिनोमेना हमें मिलेगा एक रेडिएशन का भी, जो आपने सुना होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो आपको पढ़ना है आगे। तो जब एक्सेलरेशन आती है इस चार्ज को, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साथ साथ में आप देखोगे। ठीक है, चार्ज एट रेस्ट किधर गया, चार्ज एट रेस्ट, तो बच्चा कौन कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी, पोटेंशियल, डिफरेंट, डाइइलेक्ट्रिक, ठीक है, कैपेसिटर। बच्चा चार्ज एट मोशन बट अनएक्सेलरेटेड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इंडक्शन, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे फिनोमेना। लेकिन रेडिएशन नहीं मिलेगी बच्चा, ना चीज कोई रेडिएट होगी नहीं। But in this case, when acceleration has its value, when acceleration comes into play, आपको electric field, that is this, and magnetic field दोनों मिलेंगे एक साथ, और वहां पे रेडिएशन मिलेगा कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। इतना क्लियर। तो इन चीजों को देख के मैं इतना कंक्लूड कर सकता हूं, ये जो बच्चा हमारा चार्ज है जिसको हम इग्नोर करते आ रहे हैं, भैया टीचर सर सीधे हमें पढ़ा दो कूलम्ब्स लॉ से, चार्ज से हमें क्या लेना। लेकिन चार्ज जब तक क्लियर नहीं होगा, कूलम्ब्स लॉ में क्या खाक उतारोगे। तो इट इज बेटर टू स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। जब ये कंसेप्ट बिल्ड होंगी तो कूलम्ब्स लॉ है क्या, F is equal to K Q1 Q2 over R square।
मैं बोलता हूँ वो आपने किया हुआ है, 11th क्लास में किया हुआ है, बट वहाँ पे कुछ डिफरेंट शेप है, यहाँ पे कुछ डिफरेंट शेप है, वो देखेंगे जब हम कोलम्बस लॉ देखेंगे। तो हियर कंसंट्रेटिंग ऑन द चार्ज, मैं इतना बोल सकता हूँ ये जो छोटा सा यूनिट है, ये जो छोटा सा बच्चा है, इसकी इम्पोर्टेंस भैया बहुत ज्यादा है। ठीक है, इतना क्लियर, इतना आया समझ में? वेरी नाइस। तो आगे बढ़ते हैं। तो इतना मैं कंक्लूड कर सकता हूं इन चीजों से। क्या? हर हमेशा आप कंप्लेन करते हो बच्चा, सर यू आर स्टडीइंग विथ पेशेंस। क्या करो, फिजिक्स है ही ऐसी, इसमें जितना पेशेंटली अंडरस्टैंड करोगे, खुदा की कसम मैं प्रॉमिस करता हूँ आप फिजिक्स में मास्टर बनोगे। जितना उड़ाओगे, अगर मैं चाहूँ तो 5 मिनट में सारा उड़ा दूँ, 5 मिनट का वीडियो में सारा खत्म कर दूँ। आप बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 10 मिनट में पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको समझाऊंगा, बट समझ में आएगा क्या? कुछ नहीं। सो पेशेंटली आप वीडियो को फॉलो करो, एक एक कंसेप्ट मैं दूंगा। तो फ्रॉम हियर आई कैन कंक्लूड ए स्टेटमेंट दैट दिस इलेक्ट्रिक field and magnetic field both are actually related to charge। ठीक है, तो चार्ज के साथ ही ये रिलेट है। ठीक है, चलो हो गए यहाँ पे चार्ज की इंपॉर्टेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, बस ठीक है, ये है क्या, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो कुछ बैकग्राउंड में जाते हैं। वैसे मुझे हिस्ट्री उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, ठीक है, बट समटाइम्स कुछ ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं तो उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या भैया? 600 एडी, 600 BC, बिफोर आवर जीसस क्राइस्ट। ठीक है, 600 BC में एक बंदा जिसका नाम था थेल्स मिलेट्स, कुछ भी बोलो, प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलतियां हो सकती हैं। दिस इज नॉट द इंग्लिश क्लास, दिस इज द फिजिक्स क्लास। प्रोनाउंसिएशन पे कम कंसंट्रेट ऑन द कंसेप्ट। ये एक बंदा था, ठीक है, ये क्या था अपने दौर में, ये जो फाउंडर था, ठीक है, फाउंडर ऑफ ग्रीक साइंस, जो उस दौर में साइंस था, वो इसी बंदे ने फाउंड किया था, उसकी फाउंडेशन डाली थी, लोगों में सोच दी थी भैया साइंस नाम की भी कोई चीज है। ठीक है, उसने क्या किया, टेकिंग इट एज ए फिक्शस स्टोरी, वो एक दिन सी शोर पे गया, स्टोरी के तौर पे बता रहा हूँ, बिकॉज हिस्ट्री इज अ स्टोरी। सी शोर पे गया, पता नहीं क्यों गया, शायद उसको नहाना था, या कुछ डिप्रेशन था तो यहाँ पे निकालना था। ठीक है, तो सी शोर पे गया, उसने एक वहां पे एक सबस्टेंस फाउंड किया। ठीक है, एक सबस्टेंस फाउंड किया जिसका नाम था एम्बर। ठीक है बच्चा, एम्बर। तो इसने क्या हुआ, फिक्शसली, ये मेरी स्टोरी, ये मत कहना कि ये किताबों में लिखा है। ठीक है, कमेंट करोगे सर ये क्या बोल दिया, ये तो किसी बुक में ही नहीं लिखा। मैं बोलता हूं उसको क्या हुआ कि उसके बालों में खुजली हो गई, पता नहीं क्यों, उसी को पता होगा। तो उसने ये जो एम्बर उठाया, थोड़ा सा खुजाया बालों में, किसी को भी आ सकती है, ह्यूमन नेचर है। तो आफ्टर खुजाओ उसने इसको फेंका, ड्रॉप किया। ठीक है, तो ड्रॉप किया तो फाउंड किया, क्या फाउंड किया, ये जो एम्बर था इसमें कुछ सिलिट्स, कुछ डस्ट चिपक गए। ठीक है, चिपक गए, कुछ ये जो सिलिट्स थे वो उसमें चिपक गए। वो आपके जैसा मेरे जैसा तो नहीं था, चिपक गए तो मैं क्या करूं, चिपकने दो, मुझे घर जाना है।
तो उसने बैक टर्न मारी, इस एम्बर को फिर से उठाया, तो फाउंड किया नहीं भैया कुछ तो ऐसा हुआ। अभी तो ये एम्बर उसी रेत पे था, उसी डस्ट में था, लेकिन उस पे तो कोई डस्ट ही नहीं था। इस पे कैसे हुआ, ये जो डस्ट इस पे आ गए, स्लिट्स आ गए, ये कैसे हुआ? तो इसने, ये जो एम्बर था एक्चुअली ये था रेजिन, ठीक है, रेजिन था, मटेरियल था। इसने इसको उठाया, घर ले आया, कुछ दिनों स्टडी किया। जब स्टडी बहुत सारी की तो फाइनली उसने कंक्लूड किया, क्या कंक्लूड किया? ये जो एम्बर है इसमें एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? ये अट्रैक्ट करता है। किन चीजों को अट्रैक्ट करता है? लाइट पार्टिकल्स। अब तो इसने सिलेट और डस्ट देखा था, घर में इसने फेदर पे भी ट्राई किया, इसने कुछ पेपर्स पे भी ट्राई किया। तो इसने बालों के साथ ही नहीं खुजाया, इसने वूलन क्लॉथ से भी रब किया, ठीक है। इसने वूलन क्लॉथ से ही रब नहीं किया, इसने सिल्क से भी इसको रब किया। तो इसने हर एंगल में इसको स्टडी किया, तो फाइनली कंक्लूड किया ये एक्चुअली लाइट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। यहां तक समझ में आई हिस्ट्री। तो फिर इसने इस एम्बर को नाम दिया ग्रीक लैंग्वेज में इलेक्ट्रा। इलेक्ट्रा याद रखना बच्चा, कभी कभी पूछा गया व्हाट वाज द नेम गिवन टू द एम्बर, कौन सा नाम था? इलेक्ट्रा, ठीक है। इलेक्ट्रा इसने इसको नाम दिया। चलो, इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन की, छोड़ दिया। कुछ सालों तक इस पे रिसर्च की, तो इसने बोला ये जो एम्बर है इसको अगर हम फ्रिक्शन दें, प्रोवाइड करें, बालों के साथ, सिल्क के साथ, किसी वूलन क्लॉथ के साथ, ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी। उस इलेक्ट्रिसिटी को नाम दिया फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है बच्चा। तो डिस्कवर की फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। भैया बिजली प्रोड्यूस की जा सकती है, नॉट द बल्ब, इतनी बिजली तो फ्रिक्शन से नहीं प्रोड्यूस की जा सकती है, बट a little micron currents can be produced by application of friction, जो कि हम आगे देखेंगे इंडक्शन में भी या मेथड्स ऑफ चार्जिंग में भी। तो फिलहाल इसको भूल जाओ, ठीक है। अब क्या हुआ, इसने तो अपनी स्टडी की थी, अब और एक दौर आया 1600 एडी। हमारे जीसस क्राइस्ट इस दुनिया में नहीं थे, तो आप जानते होंगे क्वीन, ठीक है। सर कौन सी क्वीन? सारी क्वीन को नहीं जान सकते, कुछ क्वीन्स हैं जिनको जान सकते हैं, नहीं। क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है, इसको तो जानते होंगे। अच्छा चलो इसको भी नहीं जानते होंगे, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट को तो जानते होंगे। अगर नहीं जानते होंगे, ये जो क्वीन एलिजाबेथ थी ये कौन सी थी? ये थी महारानी। सर महारानी तो हमें पता है, लेकिन ये थी इंग्लैंड की महारानी। कहाँ की क्वीन थी? इंग्लैंड की। इस क्वीन का एक पर्सनल डॉक्टर था, ठीक है बच्चा। पर्सनल डॉक्टर मींस इलाज करता था, प्रिस्क्रिप्शन करता था, कभी बीमार होती थी तो मेडिसिन सजेस्ट करता था, मींस एज अ डॉक्टर ट्रीट कर रहा था क्वीन एलिजाबेथ को। अगर हम और आप वहां पे होते तो भैया पैसा मिल रहा है, डॉक्टरी अच्छी जॉब है, अपनी जॉब तो सेट है, क्वीन का डॉक्टर हूँ, बहुत सारे मनी है,
तो मुझे कौन सी मजबूरी है साइंस के फील्ड में स्टडी करना। लेकिन ये जो पर्सनल डॉक्टर था ये बुक लिख रहा था डी मैग्नीटो, ठीक है। मतलब गर्ज ये मैग्नेटिज्म स्टडी कर रहा था। ऐसा नहीं कि डॉक्टर था अब तो डॉक्टर हूं, इंजीनियरिंग फील्ड में मेरा क्या काम है। नो, ही वाज थिंकिंग हिमसेल्फ एज अ दिस साइंस स्टूडेंट। तो ये बैकग्राउंड में पार्ट टाइम में मैग्नेटिज्म अपनी बुक लिख रहा था डी मैग्नीटो। तो डी मैग्नीटो इसने बहुत सारे सबस्टेंसेस की सिस्टमैटिक, ठीक है, सिस्टमैटिक स्टडी की। सिस्टमैटिक स्टडी बच्चा, सिस्टमैटिक आया, इसको बोलते हैं ऑर्डरली। ऑर्डरली का मतलब क्या हुआ, पहले एक सबस्टेंस लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, सो ऑन। एक एक करके ये हर एक सबस्टेंस पे अपनी स्टडी कर रहा था, ऑब्जर्वेशन कर रहा था। उन दिनों लैब्स तो नहीं थे तो सीधे लैब में जाता एक्सपेरिमेंट करता था, हाँ ऑब्जर्वेशंस करता था। यहाँ पे एम्बर पे भी ऑब्जर्वेशंस ही हुई, ठीक है। तो यहाँ से इधर चलते हैं, फिर क्या हुआ, स्टडी कर रहा है, इसने फाउंड किया। तो क्या फाउंड किया इसने, फाउंड किया ये जो सबस्टेंसेस मैंने स्टडी की इनका कुछ ना कुछ बिहेवियर या बिहेव्स, ये बिहेव कर रही थी लाइक एम्बर, जो कि पहले ही बाबा ने थेल्स बाबा ने हमें बोल के रखा था। तो इसने फाइंड आउट किया ये भी एम्बर की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो इसने इन सबस्टेंस का नाम रखा बच्चा इलेक्ट्रिका, ठीक है। तो दूसरा वर्ड आया इलेक्ट्रिका आया, इलेक्ट्रा आया, ठीक है। और ये जो बंदा था पर्सनल डॉक्टर, ये कौन था, ये था विलियम। कौन सा विलियम, हॉलीवुड का ये एक्टर नहीं, विलियम गिलबर्ट। नाम याद रखना बच्चा, समटाइम्स कुछ थेरेटिकल ऑब्जेक्ट्स हिस्टोरिकल व्यू हिस्टोरिकल बेस पे पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं। विलियम गिलबर्ट कौन था, किधर गया, विलियम गिलबर्ट कौन था, ये था पर्सनल डॉक्टर किसका, क्वीन एलिजाबेथ, कौन सी, फर्स्ट वाली। ये कौन सा बुक लिख रहा था, डी मैग्नीटो। डी मैग्नीटो वो क्या थी, मैग्नेटिज्म के बेस्ड कुछ सबस्टेंसेस उसने स्टडी की, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, ऑर्डरली। तो फाइंड किया दीज सबस्टेंस बिहेव लाइक एम्बर, नाम रखा इलेक्ट्रिका, ठीक है। इतना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ में आया। तो आगे क्या हुआ स्टोरी में, जो हम बोल रहे हैं स्टोरी में बच्चा, आगे हुआ हमारे पास दो वर्ड्स आए, ठीक है। एक तो थेल्स बाबा ने दिए, विलियम बाबा ने दिए, तो उन्होंने दिया इलेक्ट्रिका, इलेक्ट्रा, दूसरा दिया इलेक्ट्रिका जो कि विलियम बाबा ने दिए। तो इन दो वर्ड से ही वजूद में आई इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन। तो पूछा जाता है बच्चा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन एटसेट्रा, इनका ओरिजिन क्या है। तो बच्चा ओरिजिन है इलेक्ट्रिका या इलेक्ट्रा, या इन सिंपल वर्ड्स एम्बर है इसका ओरिजिन। इतना क्लियर। आई थिंक हिस्ट्री में जो है इम्पोर्टेंट इतना ही है। हिस्ट्री में तो बहुत सारे आए, बहुत सारी स्टडीज हुई, लेकिन इम्पोर्टेंट जो थी इन्हीं दो की स्टडी थी जिन्होंने इलेक्ट्रिक चार्ज को थोड़ा वजूदी हिसाब मीन्स
कि उसकी एग्जिस्टेंस दुनिया को दिखाई। ऑब्जर्वेशन थी तो मोस्ट ऑफ द पीपल वर नॉट बिलीविंग। एक्सपेरिमेंटली होता तो सब इजीली एक्सेप्ट करते, तो कुछ नहीं करते थे। अब आया ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, या सिंपली मैं बोलूं ये जो चार्ज छोटा सा नन्हा सा है, ठीक है, ये जो छोटा सा चार्ज है, 1 सेकंड, ये जो छोटा सा चार्ज है, ये चार्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस लिहाज से? हमारा जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, लेकिन अब मैं आपसे क्वेश्चन बोलूं, ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, व्हाट इज दिस? चलो हिस्ट्री भी सुन ली, इसकी इंपॉर्टेंस भी सुन ली, कौन कौन से फिनोमेना इससे हम समझ सकते हैं, बट द बेसिक क्वेश्चन इज कि व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिक चार्ज। आप थेल्स को तो नहीं ला सकते ना बाबा, यहाँ पे फंस गए, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दो। विलियम को भी तो नहीं ला सकते, क्या करें, एक्सपेरिमेंटली कुछ करना है। तो हमने हमने मीन्स मैंने नहीं, साइंटिस्ट्स ने हेल्प ली द मोस्ट रिनाउंड पर्सन, दैट इज न्यूटन। ये कहीं पे पीछे नहीं है। न्यूटन, कौन न्यूटन? वही न्यूटन जो पेड़ के नीचे बैठा था, सेब गिरा, खाया नहीं, सोचा देयर एग्जिस्ट समथिंग, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, 9th क्लास, 11th क्लास। ठीक है, तो न्यूटन बाबा आए, ठीक है, न्यूटन बाबा नहीं आए, उससे हेल्प ली, बोला कि ये जो हमारा मैटर है, यहां पे फिर से क्वेश्चन, व्हाट इज द मैटर? आंसर आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, एंड आई कैन गेस मोस्ट ऑफ द आंसर। सर व्हाट इज मैटर, क्या आप पूछ रहे हो? एनीथिंग दैट पॉजेस मास, वॉल्यूम, शेप इज कॉल्ड मैटर। और व्हाट इज मैटर? सर सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड नाउअडेज प्लाज्मा, मैटर, फिनिश, इतना ही मैटर है। लेकिन मैं क्या बोलता हूं, मैटर है यूनिवर्स। क्यों ज्यादा खचपच करनी है, सीधे बोलो मैटर इज यूनिवर्स। ओ यूनिवर्स, व्हाट इज यूनिवर्स? आप देख लो, एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स, दिस मग, बोर्ड, वॉल्स, अर्थ, प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मैटर। तो शॉर्ट में बोलो यूनिवर्स मैटर है। ठीक है, तो ये जो मैटर है इसके कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, या बोलो तो फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, तो इस मैटर, ये जो मैटर है ये बना हुआ किससे? फंडामेंटल पार्टिकल्स से। फंडामेंटल पार्टिकल्स बोले तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, मैनी, सो मैनी, बहुत सारे। इवन टुडे वी हैव डिस्कवर्ड कॉक्स। ठीक है, वो भी फंडामेंटल पार्टिकल है। लेकिन कॉमनली एलिमेंट्री, या बोलो फंडामेंटल, या बोलो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं, वो बच्चा बस 3 हैं। कौन से? नंबर फर्स्ट इज प्रोटॉन, नंबर फर्स्ट इज न्यूट्रॉन। ठीक है, नंबर फर्स्ट इज न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन। नंबर सेकंड इज न्यूट्रॉन,
एंड नंबर थर्ड इलेक्ट्रॉन। ये तो बेसिक है, 9th क्लास 11th क्लास में सीखा है केमिस्ट्री में। अगर कोई एटम है, उसका एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, एंड अराउंड दिस न्यूक्लियस देयर एग्जिस्ट शेल्स, जिनमें इलेक्ट्रॉन अपनी रेवोल्यूशन करता है। पता है सर, क्या क्यों पूछ रहे हो, बट जो मुझे पूछना है वो ये है कि ये तो आपको पता है, बेसिक्स तो आपको पता है, लेकिन अगर मैं बोलूं मास, मास क्या है बच्चा, प्रोटॉन का मास क्या है, याद करो, इट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अगर याद है तो गुड, याद नहीं तो याद रखो, ठीक है। आगे न्यूमेरिकल्स में इसका इस्तेमाल होना ही है, वहां पे आपको सब कुछ पता होगा। ये वैल्यू नहीं है तो न्यूमेरिकल गई। न्यूट्रॉन्स, भैया न्यूट्रॉन्स भी उतने ही होते हैं, याद रखने के लिए एक ही वैल्यू याद रखो दोनों के लिए, इसका भी मास वही, इसका भी मास वही। बट सर क्या बोल रहे हो, ये जो न्यूट्रॉन्स हैं ये कुछ भारी हैं प्रोटॉन्स के, नो डाउट कुछ थोड़ा सा हल्का सा भारी है, बट ये जो हल्का है कितना है, बस यहाँ पे 9 ऐड करो, ये वैल्यू याद रखो, ये खुद ब खुद हो जाए, ठीक है। अब रहे हमारे इलेक्ट्रॉन बाबा, भैया बाहर घूम रहे हैं, तो इजीली हम बोल सकते हैं बाहर वही घूमता है जो लाइट होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये 3 मारकर उड़ाऊं, सबसे ज्यादा ऊपर वही जाएगा जो लाइटर होगा, ठीक है, कॉमन नेचुरल फिनोमिना। तो इसका जो मास है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg, भैया बहुत कम है, लाइटर है तभी घूम रहा है, ये बूढ़े हैं, ओबेसिटी है, मास है, इसीलिए न्यूक्लियस में समेटे हैं, समझ में आया। ये है छोटा बच्चा घूम रहा है। चार्ज की मैं बात करूं, चार्ज भैया प्रोटॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इस पे जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे, इस पे भी बच्चा वही चार्ज है सर, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बट इसका चार्ज पॉजिटिव है, इसका चार्ज नेगेटिव है, जो कि हम 8th क्लास में ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा मैंने नहीं पढ़ा है अभी तक। ये जो मैटर है यूनिवर्स है, मैटर के सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, बहुत सारे हैं, बेसिक कॉमन कौन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, मास ये है, मास ये है, मास ये है, चार्ज ये है, चार्ज ये। अब आया न्यूट्रल, भैया न्यूट्रल का ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, मैं न्यूट्रल, न्यूट्रल मीन्स मुझे तो कोई चार्ज रखना ही नहीं है, मैं तो भैया न्यूट्रल, ठीक है। मान लिया ये सब, अब आए न्यूटन बाबा, डिफाइन करना है चार्ज, कैसे करेंगे, तो इन चीजों से हेल्प लिया। न्यूटन बाबा ने पहले ही हमारे पास एक इक्वेशन छोड़ के चले गए हैं, G इज इक्वल टू m1 इंटू m2 ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। इस इक्वेशन को बच्चा क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन को बोलते हैं ग्रेविटेशनल इक्वेशन, ठीक है। 11th क्लास 9th क्लास एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस कंसेप्ट दे रहा हूँ। चार्ज, चार्ज कहाँ से आया, चार्ज कैसे बिल्ड हुआ, पूरी फिजिक्स, ये नहीं कि चार्ज इनहेरेंट प्रॉपर्टी बाय वर्चू ऑफ इट वी कैन, या एनी मैटर एनी ऑब्जेक्ट कैन हैव इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फिनोमेना, राइट, नहीं, 2 सेकंड में उड़ा सकता हूँ। बेसिक क्या है, क्वेश्चंस आते हैं बेसिक से, आप देखो चार्ज पे जितने भी न्यूमेरिकल हैं बच्चा बेसिक से पूछा जाता है, बेसिक से पूछा जाएगा, वहां से ये नहीं बोलेंगे इनहेरेंट प्रॉपर्टी डिफाइन करो, ठीक है। तो अंडरस्टैंड करने के लिए पीयूसी में जाते हैं, दिस इज द ग्रेविटेशनल इक्वेशन, व्हाट इज दिस, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, थोड़ी सी एनर्जी लाओ, मुझ में भी आएगी, ठीक है।
Gravitational force, what is this? Masses. And what is this? It is the gravitational constant. ठीक है. And what is this? It is the distance in between. किन में? masses में. ठीक है. ठीक है. तो हमारे जो न्यूटन बाबा है उन्होंने जब वो एप्पल स्टडी किया उन्होंने उसमें कंक्लूजन निकाला, एवरीथिंग इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ. कोई भी चीज उसको ये जो जमीन है खींच रही है. भैया आजा आजा आजा, कहीं नहीं जाने देंगे. ठीक है. मीन्स अर्थ जो है हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ एक फोर्स के हिसाब से, एक फोर्स के माध्यम से खींच रही है. ठीक है. तो माना, एक्सेप्ट किया. ठीक है. तो फर्दर स्टडी के बाद पता चला देयर इज नॉट ओनली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट. वी केम टू कंक्लूड दैट इन द पीयूसी क्लास, इन द 9th क्लास एंड इन द प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द फिजिक्स दैट कि ये जो अर्थ है ये ही नहीं सबको खींचती है. इफ आई विल टेक टू मासेस एट अ सर्टेन डिस्टेंस, चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देमसेल्व्स. ठीक है. अट्रैक्ट तो हो रही हैं, एक दूसरे के तरफ ये अट्रैक्ट हो रहे हैं. ठीक है. इतना समझ में आया. बट क्वेश्चन इज देयर, यहाँ पे तो हमें नहीं दिख रहा है. ये इधर है, ये इधर है. चलो सर आपने हाथ से पकड़ा, अदरवाइज दे वुड हैव अट्रैक्टेड. अभी भी तो कुछ नहीं दिख रहा है. बट द क्वेश्चन इज दैट जो अर्थ है उसका साइज ज्यादा है. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. मास जितना हाई, ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज्यादा, तभी अर्थ खींच रही है. हियर मासेस आर सो स्मॉल दैट दे आर नेग्लिजिबल. तो हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट हो रहा है जो हम नेकड आई के साथ नहीं ऑब्जर्व कर सकते हैं. क्लियर? इतना क्लियर हुआ. तो फिर से आते हैं न्यूटन बाबा की इक्वेशन पे. ठीक है. ये इक्वेशन दी. यहाँ पे और एक पॉइंट बच्चा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका वैल्यू बताओ. 9th क्लास का है. ठीक है. इसका वैल्यू बताओ. इसका वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर इनवर्स स्क्वायर. ये है इसका वैल्यू. कांस्टेंट है बच्चा. मास को 1 करो, मास को 1 करो, डिस्टेंस 1 मीटर करो, इसको इधर लाओ, इसका वैल्यू जो है निकल के आएगा ये. ठीक है. तो ये है इसका वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू. ये नहीं कि कश्मीर में इसका ये वैल्यू ये है तो अमेरिका में इसका कोई और वैल्यू होगा. नो, दिस वैल्यू इज कांस्टेंट ग्लोबली. ठीक है. इतना तो समझ में आया. तो इस ग्रेविटेशनल, ये जो ग्रेविटेशनल ये इक्वेशन है, इसको न्यूटन बाबा ने यूज किया चार्ज को डिफाइन करने के लिए. ठीक है. चार्ज बच्चा बहुत कमीनी चीज है, खींच रही है. ठीक है. चार्ज. तो न्यूटन बाबा ने बोला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन G(m1 m2 r²). तो न्यूटन बाबा ने बोला चलो ये एक चार्ज है, इस पे चार्ज में रखता हूँ, इस पे चार्ज में रखता हूँ इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन में लेता हूँ इधर, इस पे भी कोई चार्ज होगा, इस पे भी कोई चार्ज है, इस पे भी कोई चार्ज है. लेट दे बी सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर की दूरी पे दो चार्ज पार्टिकल्स को रखा. ठीक है. ठीक है. इतना क्लियर. तो जब हम F निकालते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको मैं बोलूंगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन. ठीक है. चाहे फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में हो या टुवर्ड्स देमसेल्व्स हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन. तो F का वैल्यू यहाँ पे, G का वैल्यू क्या बताया था बच्चा? 6.67 इंटू 10⁻11. यूनिट को फिलहाल भूल जाओ. इसके बाद मास, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. जरूरत पड़ी बेसिक, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. फिर बोलोगे सर चार्ज तो पड़ा, न्यूमेरिकल नहीं आई. तो बच्चा न्यूमेरिकल तभी आएगी जब बेसिक्स ऑफ
ये क्लियर करते जाओगे। ठीक है, इसका यूनिट। और नीचे जो डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको जल्दी से सॉल्व करो। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे, फोर्स, ओके, दिस इज 10, दिस इज -11, 32 स्क्वायर। मैंने एम और एम का तो दोनों का मास है सेम, ये है दोनों का मास, इनको स्क्वायर किया, एम इंटू एम, तो स्क्वायर किया, ये बनेगा 62, 62 प्लस 10, 60, 72, 73, 73, 73, 73, 62 प्लस 10 हो गया 72, 72 प्लस दिस सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे ताकि ये मीटर कट जाए, तो ये आएगा दिस मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर कैंसल, राइट। केजी इनवर्स खत्म, ये हो गए 40, ये ऊपर आएंगे तो आया था 61, 62, 72, 72 प्लस 4 इज 78, राइट, इज 78। तो यहाँ पे हमें बनेगा 6.67 इंटू 9.11 इंटू 10⁻⁻78 न्यूटन, ये है फोर्स। इनको जब मल्टीपल करें तो इसको लाते हैं इधर, ये बनेगा 77, तो इसका वैल्यू आएगा अप्रोक्सीमेटली, चेक करना बच्चा, 5.5 इंटू 10⁻6211, दैट इज 67 अराउंड। ये बच्चा अप्रोक्सीमेटली मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप चेक करना, क्योंकि न्यूमेरिकल हम आगे कर रहे हैं, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कंसेप्ट। तो इसका वैल्यू आया 5.5। न्यूटन बाबा ने बोल दिया भैया 2 चार्ज ले लो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी होगी। बट एक्सपेरिमेंटली जब हमने देखा, एक्सपेरिमेंटली हुआ क्या था, एक्सपेरिमेंटली ये जो वैल्यू है, ये फोर्स का वैल्यू आया रिपल्शन में, ये आया दैट इज 2.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन। गौर करने की बात है, ये एक्सपेरिमेंटली आया, ये कैलकुलेटेड आया, ये जो वैल्यू है -67 मीन्स बहुत ही छोटा, ये वाला बहुत बड़ा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। तो न्यूटन बाबा परेशान, न्यूटन बाबा ने बोला ये जो फोर्स मैंने निकाला था, ये जो बच्चा फोर्स मैंने निकाला था, ये फोर्स क्या हो गया, ये जो फोर्स मैंने निकाला था, ये तो आया कितना, 5.5 इंटू 10⁻⁻67 न्यूटन, लेकिन एक्सपेरिमेंटली तो फोर्स आया 2.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन। ठीक है, जब देखा गया ये जो फोर्स है इट इज वेरी वेरी लेस देन, तो ये फोर्स तो ज्यादा आया। न्यूटन ने बोला भैया मैं तो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा था, उनके मासेस ले रहा था, डिस्टेंस तो भैया कांस्टेंट थी, ग्रेविटेशन तो कांस्टेंट था, फिर ऐसा क्या हुआ एक्सपेरिमेंटली ये फोर्स ज्यादा हुआ। तो फाइनली कंक्लूड किया ये जो फोर्स है इट इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस सम एक्सटर्नल और सम अदर फोर्स। हम बोलेंगे कोई अदर फोर्स है जिसने वर्क किया ताकि ये वैल्यू आया। तो ये फोर्स, ये जो यहाँ पे फोर्स एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा था, ये मास की वजह से नहीं लग रहा था, किसी और चीज की वजह से लग रहा था। अंडरस्टैंड कर रहे हो, कंसेप्ट बिल्ड हो रहे, चार्ज की तरफ मूव हो रहे हो। तो उन्होंने बोला ये है एक्चुअली इलेक्ट्रिक फोर्स। तो फाइनली न्यूटन बाबा ने बोला ये है इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या है, और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये है चार्ज की वजह से। किसकी वजह से, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है चार्ज की वजह से। जब भी चार्ज है दैट मीन्स इसके साथ और एक प्रॉपर्टी है और एक क्वांटिटी है जो फाइनली ग्रेविटेशनल फोर्स को
एक्सीड कर रही है न्यूमेरिकल वैल्यू से, जो कि है इलेक्ट्रिक फोर्स, जो है किसकी वजह से, चार्ज की वजह से। तो भैया न्यूटन बाबा ने प्रूव कर दिया, क्या प्रूव कर दिया, देयर एग्जिस्ट्स सम अदर प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड चार्ज। अभी तक हम ये जो मैटर पढ़ रहे थे, इस मैटर को बोला गया था, इसका जो मास है वो है इनहेरेंट प्रॉपर्टी। क्या है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी, या ये है इंट्रांसिक प्रॉपर्टी। बच्चा कंसेप्ट, ये है इनहेरेंट प्रॉपर्टी, ये है इंट्रांसिक प्रॉपर्टी। मतलब ये जो मास है, हम ये मैटर को नहीं दे रहे हैं भैया, आप मैटर हो ले लो मास अपने यहाँ पास रख लो, नहीं, इनहेरेंट प्रॉपर्टी, ये जो मार्कर है इसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है इसका मास, इसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है इसका मास, इस बोर्ड का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है इसका मास, जो कि चेंज नहीं होती है। आगे हम देखेंगे ये चेंज भी हुआ, ठीक है, जब आइंस्टाइन बाबा आए। वो हम आगे देखेंगे, ये भी चेंज हो रहा है, मीन्स ये भी इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन खैर यहाँ पे याद रखो, मास इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। बच्चा तो बोला गया अगर मास इनहेरेंट प्रॉपर्टी है तो ये जो चार्ज है ये भी इनहेरेंट या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जो कि आपने डेफिनेशन में सुना होगा, मास नो चार्ज इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू बी सम फिनोमेना एग्जिस्ट। मुझे उस पर नहीं जाना, इनहेरेंट प्रॉपर्टी मुझे बताओ किसको बोलते हैं। ये जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे वर्ड आया, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वर्ड आया, तो ये क्या है, तो ये जो मैटर है इसकी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कलर, शेप, वेट, मास, साइज, वॉल्यूम, उनको क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज। तो इन प्रॉपर्टीज के बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है, उधर नहीं जाना, हमने तो ये पढ़ना है। तो based upon some basic conditions that these two properties are of two types, one is inherent or we can say intrinsic, और दूसरी है extrinsic या exherent प्रॉपर्टी। बच्चा डीप ले जा रहा हूं, डाइव, यू आर डाइविंग, यू आर डाइविंग, पढ़ रहे जा रहे हो चार्ज, लेकिन देखो कहाँ से आपने डाइव मारा, कहाँ कहाँ से आप कंसेप्ट निकाल रहे हो, ताकि एग्जाम में एग्जामिनर चाहे यहाँ से पूछे, यहाँ से पूछे, यहाँ से पूछे, यहाँ कोई भी एंगल से पूछे, वी विल बी रेडी। भैया घुमा दो, जितना क्वेश्चन घुमाना है घुमा दो, हमारे पास इतने कंसेप्ट होंगे कि ये तो मामूली चार्ज हुआ। आप देखो आगे कंसेप्ट्स कहाँ से ले जाता हूँ। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी, भैया है क्या ये दोनों चीज। पहले एक्सट्रिंसिक की प्रॉपर्टी की बात करें, इसको मैं बोलूंगा इट इज डिपेंडेंट, ये है डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। सिंपल ये है इंडिपेंडेंट। सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमें पता था, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट तो पता है, डिपेंडेंट ऑन अदर कंडीशंस ये भी पता है, इंडिपेंडेंट ऑन अदर कंडीशंस ये भी पता है। सर कुछ नया बोलो तभी हम माने, कंसेप्ट दे रहे हो, लेकिन कंसेप्ट लेना है बच्चा, ये जो है ये डिपेंड करता है किस पे, एक्सटेंट पे। सर फिर से कंफ्यूजन, एक्सटेंट पे वो क्या हुआ, ये जो है ये है इंडिपेंडेंट, किस पे, एक्सटेंट पे। सर कंफ्यूजन, डाउट, एक्सटेंट, एक्सटेंट बच्चा बोलते हैं वॉल्यूम, नहीं साइज।
या वॉल्यूम। वॉल्यूम, साइज उसको बोलते हैं एक्सटेंट, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक, ठीक है, एक्स एक्सहेरेंट प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? एक्सटेंट पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर मैं आपसे बोलूं, एग्जाम्पल एग्जाम्पल हम किसकी लें? टेम्परेचर, ठीक है। मैं क्या करता हूं, इस मार्कर को मैं हीट अप करता हूं। सपोज दिस इज अ मेटल, इसको मैंने हीट अप किया, टेम्परेचर बिल्ड होगा ऑब्वियसली। अब क्या मैं करूं, इसका एक्सटेंट साइज में इंक्रीज करूं। आप खुद ऑब्जर्व करो, इसका जो टेम्परेचर है, क्या होगा उस टेम्परेचर? सरफेस एरिया बढ़ा, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। जो आपने देखा होगा, ये लेस का चीज, सॉरी, जब हमारे पास कोई चीज होती है, फॉर एग्जाम्पल हम जल्दी जल्दी आते हैं, मम्मा भूख लगी है, कोचिंग सेंटर से आए हैं, पढ़ के आए, यूट्यूब देख के आए हैं, भूख लगी है, खाना दे दो। मामा का जवाब, अभी जो ये राइस है, अभी मैंने तैयार किया हुआ है, बहुत गर्म है, नहीं खा पाओगे। नहीं, आप दे दो, मैं ये साइंस स्टूडेंट है, कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल दूंगा। वो क्या करती है, आपको किसी बर्तन में देती है, ठीक है, कश्मीरी वाला बर्तन है ऐसे, उसका वो कुछ डीप इंसर्जन होता है इस तरह, ठीक है। तो क्या खा पाओगे वो गरम? नहीं। फिर क्या करोगे? साइंटिफिक दिमाग, मामा प्लेट दे दो, बड़ी वाली प्लेट दे दो। प्लेट ली, उसको उस पे किया, फैलाया, मीनस उसका साइज इंक्रीज किया। साइज इंक्रीज किया बच्चा, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर तो डिक्रीज होना ही है। मामा पानी दे दो, गर्म है, चलो ठीक है, क्या करो, उसको दूसरे गिलास में डालो, ऐसे ही करते हो, या किसी बड़े बर्तन में डालो, ऐसे ही करते हो, तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ठीक है। वो हो गया एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक है। आगे पढ़ो आप, एंथैल्पी, हायर फिजिक्स, एंट्रोपी पढ़ो, ठीक है। बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो एक्सटेंट पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या करो, आप एक ये जो हैंड सैनिटाइजर आजकल तो सबके पास है, ठीक है, हैंड सैनिटाइजर पे आप एक्सपेरिमेंट कर लो। हैंड सैनिटाइजर को एक लिफाफे में स्प्रे करो, आप देखो स्मेल आएगी, ठीक है। अब काम क्या करो, उस लिफाफे को या सीधे कमरे में जाओ, एक कोने पे स्प्रे करो, फिर देखो वो जो स्प्रे है पूरे कमरे में फैल जाएगा, लेकिन जो इंटेंसिटी उसमें थी, वो इंटेंसिटी पूरे रूम में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि एक्सटेंट हमने बढ़ा दिया, ठीक है। अब आई बात मास, इनहेरेंट प्रॉपर्टी। सर ये तो एक्सहेरेंट प्रॉपर्टी तो समझ में आ गई, ठीक है, ये तो हमें पता है एक्सटेंट क्या होता है, साइज होता है, वॉल्यूम होता है। जो ही साइज इंक्रीज किया, वॉल्यूम इंक्रीज किया, प्रॉपर्टी चेंज तो होनी है, या तो इंक्रीज होगी या तो डिक्रीज होगी, चलो क्लियर। इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी मानो, ऑब्वियसली आप तो चिंगम खाते हो, ट्रेडिशन है चिंगम खाना, तो ट्रेंड में चल रहा है, चिंगम आप खा रहे हो, तो चिंगम खाते खाते आप बाजार में चल रहे हो, आपने पूरा उसका वो क्या बोलते हैं, रबर, वो प्लास्टिक जैसा बना ही दिया, उसका टेस्ट वेस्ट बिगाड़ दिया, फिर भी आप चबाते जा रहे हो, चबाते जा रहे हो। तो बीच में एक ख्याल आया, क्यों ना एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करे। सर ने बोला था इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी वो होती है साइज इंक्रीज करने पे, वो तो कुछ चेंज ही नहीं होती। चलो लेट अस सी, आप दुकानदार के पास गए, भैया ये जो चिंगम है वो तो मानेगा नहीं, कैन यू प्लीज दिस मेजर इट इज मास, वेट ऑफ इंक्रीज, ये इसका मास आप देखो, एवन वेट ही देखो। तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप उस वो जो उसकी जो मेजरिंग मशीन होती है उस पे आप डालोगे बैलेंस, तो आप फाइंड आउट करोगे 0.23 ग्राम्स वट एवर, ठीक है। तो उसका मास मिल गया। फिर आप करो उस चिंगम को, जो कि आपकी यूजुअल एक्टिविटी होती है, जब आप थक जाते हो चिंगम खाते खाते, उसको ऐसे निकालते हो, ठीक है, रबड़ बनाते हो, रिंग्स बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, तो आप एक काम करो, उसको इलोंगेट करो। अब इतना इलोंगेट किया, उससे फिर से रिक्वेस्ट करो, मानेगा तो नहीं, बोलो सर साइंस का सवाल है, इसको आप मेजर करो, रखो उस बैलेंस पे, आप देखो उसका मास इंक्रीज होगा, नो, डिक्रीज होगा, नो।
मास विल रिमेन द सेम। चाहे आप उसका वॉल्यूम कितना भी बड़ा करो, मास विल रिमेन सेम। इस वॉल्यूम को मैं क्या करूं, एक हथौड़ा लूं, पूरा तोड़ दूं, छोटे 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 टुकड़े कर दूं, ठीक है। क्यों भैया, इसका मास तो डिक्रीज करना है, लेकिन वो जो कचरा है उसको उठाऊं, उसको मैं मेजर करूं, जिसका जितना इसका मास था उतना ही मास रहेगा भैया। समझ में आया? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, इनहेरेंट प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, एक्सहेरेंट प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, इनहेरेंट प्रॉपर्टी। बच्चा, लैंग्वेज के तौर पे अगर मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं जो कि आज के ट्रेंडिंग में चल रहा है, मामा प्लीज गिव मी दिस, ओ यू आर बिहेविंग लाइक ए इलिटरेट पर्सन। अंग्रेजी, उर्दू, फ्लुएंसी, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन, शो ऑफ, लड़कियों में ज्यादा, सॉरी टू से। क्या कर रहे हैं, कोचिंग सेंटर, एकेडमीज, क्लासरूम्स, इवन एट द बस स्टेशन आप कंडक्टर के साथ भी कभी कभी इतने फ्लो में आ जाते हो, उसको बोलते हो सर कैन यू प्लीज ड्रॉप मी टू द नेक्स्ट स्टेशन। बेचारा परेशान हो जाता है, पता नहीं क्या बोल रही है, ठीक है, फिर भी वो चला रहा है, दिस डैट, किसी को उतरना है तो उतर जाओ, ठीक है। चलो छोड़ो, आप उसमें शो ऑफ दिखा रहे हो, उसको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी, एक्सटेंट पे डिपेंड करती है, ठीक है। क्यों, अगर हम शो ऑफ करते हैं हम अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट करते हैं, लेकिन आप एक एग्जांपल सेट करो, आपके पीछे कुत्ता भाग रहा है, आप क्या करोगे, आप उसको बोलोगे ओ प्लीज लीव मी, यू आर जस्ट बिहेविंग लाइक ए क्रेजी, प्लीज प्लीज लीव मी, ओ डोंट बिहेव लाइक ए फूल। वहाँ पे हमारी जो इनबिल्ट लैंग्वेज, कश्मीरी लैंग्वेज, हतई मोजे, हतई मोलो, खे नसई, मतलब नातयल, वट एवर, इंग्लिश बोल जाते हो, उर्दू बोल जाते हो, बेसिक उसी पे बालते हो। मीन्स ये जो हमारी कश्मीरी लैंग्वेज है बचपन से इनबिल्ट है, इनहेरेंट है हमारे साथ, कभी भी निकल जाएगी बिना पूछे। लेकिन इंग्लिश, उर्दू, अदर लैंग्वेज, आई एम नॉट डिसग्रेसिंग एनी लैंग्वेज, बट उसको करने के लिए वो तो एक्सटेंड, ये जो एक्सेरेंट प्रॉपर्टी है एट द टाइम निकलेगी, बट हमारी अंदर की प्रॉपर्टी नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड इनहेरेंट एंड एक्सहेरेंट प्रॉपर्टी। सो नाउ द फाइनल कंक्लूजन जो कि आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, सर बहुत पका लिया, सर बहुत डिस्टर्ब किया, सर इतने पेशेंस नहीं है, बट लेट मी टेल यू, इन माय क्लास फर्स्ट एंड द बेसिक कंडीशन इज दैट बी पेशेंट, पेशेंट रहो, 1 घंटे का क्लास ले लो, फिर मुझसे प्रॉमिस भी एक ले लो, अगर कहीं पे फंस जाओगे आ जाओ, माय एड्रेस इज मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स विद द पर्सनल नंबर, कांटेक्ट मी। सर आपने यहाँ पे हमें गलत सिखाया था, हमने तो पेशेंस दिखाई थी लेकिन कंसेप्ट तो आए ही नहीं। तो चार्ज को फिर डिफाइन किया, इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी, देखो कितना आसान बन गया, ठीक है। इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, मैटर, मैटर जो है उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, बाय वर्चू, जिसके बदौलत क्या, एनी सबस्टेंस और मैटर, ठीक है, इज एबल, सलाहियत उसमें आ जाती है किस चीज की, इज एबल टू एग्जिबिट, एक्सहिबिट, स्पेलिंग पे ध्यान मत देना बच्चा, फीलिंग पे जाना, ठीक है। एग्जिबिट, इज एबल टू एग्जिबिट व्हाट, फिनोमिना of what, magnetic and electric field, ठीक है। इसी चार्ज की वजह से ये मैटर की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, एनी सबस्टेंस एक दो फिनोमेना से गुजरता है, या ये दिस एग्जिबिट मीन्स रखते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल डेफिनेशन, नाउ इट इज क्लियर, आई होप
इतना डीप गए, हमने बेसिक कंसेप्ट उठाया। नो डाउट यहाँ पे रिजेंबल नहीं करेगा, अभी तो हमने डेफिनेशन पढ़ी है, लेकिन इन नेक्स्ट लेक्चर व्हेन वी विल टेक द एग्जाम दिस न्यूमेरिकल्स विच आर बेस्ड ऑन द चार्ज, वहां पे डेफिनेशन इसका कुछ काम नहीं है। काम है वो जो बेसिक्स पढ़ाया वहां पे देखोगे, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज दिस, अनदर इलेक्ट्रॉन इज दिस, हाउ मच या हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। ठीक है, एक शल है, एक बाल है, उसको एक डब्बे में फिक्स किया, उनको मूव किया, फिर क्या किया, फिर उसको चेक किया। ठीक है, अब चार्ज उस पे कितना आया, इस पे कितना है, टोटली चार्ज कितना आया। ठीक है, तो वहां पे वो बेसिक कंसेप्ट्स आएंगी। सो केयरफुली वॉच दिस वीडियो, पूरा वीडियो देखो, सारा कंसेप्ट सीख लो, फिर देखो न्यूमेरिकल उठाओ ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, आप यूं करोगे। ठीक है, इट इज माय प्रॉम्प्ट्स। तो अब हमने चार्ज पढ़ा, इट इज डिनोटेड, भैया किससे डिनोटेड होता है, लेटर क्यू से। जहां पे क्यों नजर आए चार्ज दिमाग में आना चाहिए, बैकग्राउंड उसका समझ में आना चाहिए, विलियम, थेल्स, फिर न्यूटन, फिर उसने ग्रेविटेशनल लॉ, उसमें वैल्यूज। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ड्यू टू द चार्ज। ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड। तो ये डिनोट किया जाता है। अब इसके हो गए यूनिट, ऐसा यूनिट इसका है कोलम। क्या है, सन्नाटो, कोलम्ब है, क्या है, कोलम। ये कोलम्ब आया ऑन द नेम ऑफ कोलम, जिसने कोलम ला दिया, कोलम्बस ला, जो हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल याद रखो इसका यूनिट क्या है, कोलम। एंड व्हाट इज वन कोलम, बच्चा ये वन कोलम है क्या, वन कोलम है क्या, सर इट इज नथिंग, इट इज नथिंग। वन सेकेंड। तो कहाँ पे थे हम बच्चा, कोलम। ठीक है, व्हाट इज कोलम, सॉरी पानी पिया। कोलम, सर कोलम इज नथिंग बट इट इज अ चार्ज। भैया कौन सा चार्ज है, इट इज अ चार्ज फ्लोइंग इन ए वायर। कोई भी वायर ले लो, उसका कोलम ढूंढना है, तो कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है, इस वायर में, सपोज दिस नॉट द वायर, दिस द मार्कर। ये मत बोलना कि सर को दिखाई नहीं दे रहा, इट इज अ मार्कर। सपोज दिस इज अ वायर, यहाँ पे वायर तो नहीं है अवेलेबल, तो ना वायर है, सॉरी, दिस इज अ वायर। इस पे देखना है हाउ मच चार्ज इज फ्लोइंग, राइट, कितना कोलम का चार्ज है। ठीक है, कोलम है क्या, हाउ मच चार्ज इज फ्लोइंग ड्यू इन दिस वायर। ठीक है, बट फॉर 1 सेकंड, भैया घड़ी रखनी है, घड़ी पे क्या करना है, स्टॉप वॉच, 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है, जो कि आप नहीं कर पा सकते। एंड व्हेन द करंट flowing या in the wire is 1 एम्पियर। यहाँ पे तो हमने सीधे डेफिनेशन लिखी, लेकिन जो आगे हम इसको प्रूव भी करेंगे। ठीक है, कि एक वायर में 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होता है, उसी चार्ज को हम बोलते हैं 1 कूलम। ठीक है, उस चार्ज को हम क्या बोलते हैं, 1 कूलम। तो एक वायर में कितना चार्ज फ्लो होता है, उस वायर, उस करंट को, उस दिस चार्ज को हम बोलेंगे दैट इज 1 कूलम। ठीक है, ठीक है। और ये जो चार्ज है, किधर गए किधर गए किधर गए, ये इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी।
बच्चा 9th क्लास में पढ़ा होगा। स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड, क्लियर। वेक्टर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। भैया ये तो हमने पढ़ा है, कुछ और बताओ, नया बताओ। आप दुकानदार के पास जाते हो, ठीक है, आप उसको, आपको लेना है चीनी 1 kg, मम्मी ने लिस्ट दिया है 1 kg चीनी लानी है, तभी शाम को चाय मिलेगी, अदरवाइज चाय नहीं मिलेगी। आप गए शॉपकीपर के पास, आपने बोला भैया 1 kg चीनी दे दो, ठीक है। साथ में मम्मी ने बोला यार एक काम करो, वहाँ से 1 डज़न बनानास भी लाओ, क्योंकि आप शाम को बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, स्मार्ट जंट के वीडियोस देखते हो, तो फ्रूट्स खाया करो, एनर्जी आपको रहेगी, आपको बेस्ट कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आप शॉपकीपर के पास गए, भैया 1 kg चीनी, 1 डज़न केला, ठीक है। तो आपने कभी ऑब्जर्व किया है, कोई बंदा आया, सर आप मुझे 1 kg चीनी दे दो बट इन वेस्ट डायरेक्शन, आप मुझे 1 kg चीनी दे दो इन नॉर्थ डायरेक्शन, नहीं 1 डज़न केला दे दो इन साउथ डायरेक्शन। सुना है कभी? नो। व्हाई? There are some quantities that have only magnitude, like chini, like banana. This charge is a scalar quantity. इसको हम ये नहीं बोल सकते हैं भैया 1 कूलम चार्ज दे दो लेकिन वेस्ट डायरेक्शन में देना, 2 कॉलम चार्ज दे दो ईस्ट डायरेक्शन में देना, ऐसा हम नहीं बोल सकते। डायरेक्शन में आती है डिस्प्लेसमेंट, भैया डिस्प्लेसमेंट है अनंतनाग से कुलगाम, दिल्ली से देहरादून, तो जम्मू से चंडीगढ़ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की मेजरमेंट क्या है, तो उसके साथ हमें डायरेक्शन मेंशन करनी है। इन द ईस्ट डायरेक्शन देयर इज अ पाथ विच इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विच विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट, so there we can consider that is the 100 kilometers, assume any kilometers, x kilometers, but in a particular direction, ठीक है। Like a distance is scalar quantity, this column is also a scalar quantity। हम 1 कॉलम मांगेंगे, 2 कॉलम मांगेंगे, 10 कॉलम मांगेंगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड मांगेंगे, इसका क्या नहीं मांगेंगे, इसकी डायरेक्शन हम नहीं मांगेंगे, इसकी डायरेक्शन हमने नहीं चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर है बच्चा? वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ये जो 1 कॉलम है, किधर लिखे, इधर, ये जो 1 कॉलम है इसका वैल्यू कितना है वो भी हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे थ्योरेटिकली याद रखो, ठीक है। वो है 3 × 10⁻⁹ ESU और 1/10 EMU। सर ये क्या लिख दिया, हम ऑलरेडी इतने परेशान थे, इस वाले से तो और भी परेशान हो गए। ये ESU और EMU है क्या, ठीक है, ये ESU और EMU है क्या, ठीक है, ये ESU और EMU है क्या, यहां पे लिखते हैं 1 कॉलम इज 3 × 10⁻⁹ ESU और 1/10 EMU। न्यूमेरिकल वैल्यू कभी कभी पूछा जाता है। एक कॉलम की तो डेफिनेशन ये है, न्यूमेरिकली इट इज इक्वल टू दिस। नाउ हियर कम्स ESU, here comes EMU। ESU nothing but it is electrostatic unit, ठीक है। EMU it is electromagnetic unit। क्लियर बच्चा, समझ में आया? तो सर आपने बताया ऐसा यूनिट है कूलम, कभी कभी पूछा जाता है CGS सिस्टम में भी बोलो, अगर खुद को तुर्रम खा समझते हो तो CGS में बोलो। CGS में इसका यूनिट है स्टैट कूलम, क्या है,
ये याद रखना भैया, ऑब्जेक्टिव लेवल के तौर पे कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अंडरस्टैंड? वेरी गुड। अब आया इसके डायमेंशन। डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। 11th क्लास में आपने डायमेंशंस निकालने सीखे होंगे। होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में आपको मैं सिखाऊंगा कि हर एक यूनिट का डायमेंशन कैसे निकाले, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसका डायमेंशन याद रखो 80। ए फॉर एम्पियर, टी फॉर टाइम। ओके, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट, ईएमयू यूनिट, ईएसयू यूनिट, 1 कॉलम का ये है, ये है, ये है, ये है। डिफिनीशन ये है, स्केलर क्वांटिटी है, डिनोटेड बाय क्यू है, राइट। दिस इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी। ओके, बाय वर्चू ऑफ दिस हमें दो चीजें मिलती है। कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। दो फिनोमेना हम देख सकते हैं इस छोटे से नन्हे से चार्ज की वजह से। ठीक है, मुझे लगता है आज की क्लास में बहुत सारा, आई थिंक ये जो हमारा क्लास है कुछ ज़्यादा ही एक्सटेंड हुआ, कुछ बेसिक्स क्लियर करने थे। नो डाउट इट मे बी बोरिंग फॉर यू, बट एक बात मेरी मान लो, पेशेंस के साथ 1 घंटा स्पेंड करो इस वीडियो के साथ, कंसेप्ट्स को समझो, आगे देखो इसके कॉन्सिक्वेंसेस। अभी मैं बोलूँगा चार्ज, आप बोलोगे सर इतनी डिफिनीशन थी, ये सब बता देते हम तो नीट क्वालिफाई कर लेते। आगे देखो बच्चा, जब न्यूमेरिकल्स की लेवल देखोगे ना, वहाँ पे ये डेफिनीशन, ये इफ आई एम एन एग्जामिनर, अब मुझे पता है सबको ये सब पता है, लेकिन डीप डाइव किसने की है? मुझे तो वो बच्चे चाहिए। बीइंग, अगर आप नीट क्वालिफाई कर रहे हो, जेई क्वालिफाई कर रहे हो, दैट मीन्स व्हाट? यू आर गोइंग टू बिकम द इंजीनियर। डॉक्टर की चलो छोड़ो, अलग बात है, ठीक है। फॉर इंजीनियर मीन्स यू शुड बी बेस्ट एट योर कंसेप्ट्स रिलेटेड फिजिक्स, मैथमेटिक्स। दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो, ये आपको याद नहीं करने, कंसेप्ट्स क्लियर नहीं करने, सीधे ब्लड में उतारना है इनको। एक बार ये ब्लड में उतर गए, आपकी जुबान खुद ब खुद बोलेगी, आपके हाथ खुद ब खुद लिखेंगे। प्रॉमिस, बिलीव मी, मैं आपको जीरो से हीरो लेवल तक ले जाऊंगा। बस एक रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियोस बड़े हैं, आई नो, इन फ्यूचर आई विल मेक देम शॉर्ट, बट जहाँ पे कंसेप्ट पूरा क्लियर करना है तो वहाँ पे आई विल यूज मच मोर टाइम। प्लीज बियर दैट। मैंने देखा है, मैंने ये इसका एनालिटिक देखा है अपने वीडियोस का। कुछ बच्चे हैं जो पूरा वीडियो देखते हैं। हम कर रहे थे इससे पहले चैप्टर लाइट डिस्कस, उसके कुछ पेंडिंग लेक्चर्स हैं, वो भी कल आ जाएंगे। लेकिन क्या हो रहा है कि जो हमारे बच्चे हैं वो तो 5 मिनट 10 मिनट वीडियो देख के चले जाते हैं। वाई? वी आर फीलिंग बोर सर, थोड़ी लो लैंग्वेज में, लो एनर्जी। दिस इज नॉट लो एनर्जी। आप आगे देखो, जब हम न्यूमेरिकल पे आएंगे एनर्जी किस लेवल की होगी। कंसेप्ट पे मैं अपनी एनर्जी इसलिए डाउन करता हूँ सो दैट बीइंग ए स्टूडेंट मुझे पता है, मैं ये कंसिडर नहीं कर सकता हूँ कि आपको ये भी सब पता है। मे भी पता होगा, डिसग्रेस भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो जाना है ना लो। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने इसका तस्वर भी नहीं किया है, तो उनको तो पहले से उठाना है ना। तो प्लीज बियर माई पेशेंस सो दैट यू विल गेट मोर। हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक्स आने वाले हैं वो होंगी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है न्यूमेरिकल एस्पेक्ट व्यू से भी, कंसेप्ट के लेवल से भी, ठीक है। प्रॉपर्टीज आएंगी, ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना है वेज ऑफ चार्जिंग। अब तो हमने चार्ज पढ़ा, अब हम किसी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं। उसमें आएगा कंडक्शन, उसमें आएगा दिस इंडक्शन मेथड है, हाँ। उसमें आएगा फ्रिक्शन, जो पहले ही अभी मैं बात कर रहा था, फ्रिक्शनल।
ये है मेथड्स। हाँ, ये सब क्लियर करने के बाद इनमें से डेफिनेशन आएगी कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टली जंप कूलम्ब्स लॉ। वेरी गुड, न्यूमेरिकल लेवल, कंसेप्ट लेवल सारा क्लियर कर देंगे। उसके बाद आएगा पोटेंशियल भैया, फिर आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, गॉसिस लॉ। ठीक है, उसके बाद कैपेसिटर, उसके बाद डाई इलेक्ट्रिक। ये सब चीज़ें आनी बाकी है इस चैप्टर में। ओवरव्यू इस चैप्टर का ये है। तो पहले आज हमने ख़त्म किया बेसिक कंसेप्ट, दैट इज़ अ चार्ज। व्हाट इज़ चार्ज, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका क्या बोलते हैं उसको, इम्पोर्टेंस क्या है, एक्चुअली चार्ज आया कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से हुई इसकी स्टोरी, थेल्स ने क्या बोला, विलियम ने क्या बोला, उसने कौन सी ऑब्जर्वेशंस की। उसके बाद हमने न्यूटन का एक्सपेरिमेंटली देखा। ठीक है, तो आई थिंक दिस वाज द इनफ। फिर हमने डिफाइन इसको किया, फिर इसके यूनिट्स देखे। रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट किस चीज़ से करते हैं, कोलम किसे बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास क्या है, न्यूट्रॉन का मास क्या है, मास के रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे आगे, वहाँ पे मास दिया होगा, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं निकालना होगा, आपको निकालना होगा क्या उसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। आपको नंबर ऑफ ये बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जो आप ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में देखोगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या, ये सब आपको पढ़ना है। आपको पढ़ना है रिलेटिवली इनवेरेंट, रिलेटिवली इनवेरेंट, उसमें आएंगे आइंस्टाइन बाबा। भैया मास और चार्ज में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, रिलेट जब हम करते हैं डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये सब सारा कुछ हम कवर करेंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर लेक्चर्स। सो दिस इज़ द ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आज मैंने ज़्यादा इंग्लिश नहीं किया, देसी लैंग्वेज की कशर पॉइंट वन होता है लास्टस पे खुश रूजू, खुश थो पन मोल मोज, स्टे होम, क्वारंटाइन न विथ स्टडीज, दोस मशरहू पन्नी किताब बनू दोस, मोटिवेटेड रूजू, सुबह वथो एक्सरसाइज करो, वाटर चेयो ज़्यादा, अमि सत क्या रोज तुहद लाइफ स्टाइल रोज मेंटेन। तिमन गुपनन हंद पे बिहजो न गानन मज कह, ब्रोट कन वीडियो तथ चलान जूम मीटिंग, तो बस हमने नीट क्वालिफाई कर दिया। इतना अगर होता तो नीट के जो टॉपर्स हैं उनसे जाके पूछो उन्होंने किस लेवल से स्टार्ट किया, किस लेवल पे छोड़ दिया। दो चीज़ें, आप टॉपर के पास भी जाओ, फेलियर के पास भी जाओ। टॉपर आपको दिखाएगा कि मैंने बेस्ट वे कौन सी चुनी, ये थी बेस्ट वे। ठीक है, मैंने ये बुक्स कंसल्ट की, मैंने ये क्वेश्चंस किए, मैंने इतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, ये वाले कॉन्सेप्ट छोड़ दिए फॉर एग्जांपल। वैसे वो कुछ नहीं छोड़ते हैं जो टॉपर होते हैं। ठीक है, इस लेवल से स्टार्ट किया, इस लेवल पे एंड किया। ठीक है, एट द एंड उससे आप उतना नहीं सीख पाओगे, वो तो अपनी सक्सेस ही बताएगा, बिकॉज ही हैज़ अचीव्ड अ सक्सेस। ठीक है, लेकिन उससे जाके पूछो जिसने नीट की प्रिपरेशन की लेकिन बाय सम लिटिल मार्क्स उसकी सिलेक्शन नहीं हुई, ड्रॉप आउट हुआ, उनसे जाके कंसल्ट करो भैया, फ्रेंड, भाई मेरा कुछ ये सजेस्ट करो, हाउ आई शुड रीड। वो आपको सक्सेस का रास्ता ही नहीं, बल्कि उसमें कॉन्स, हर्डल्स
कहाँ पे आप फ्लक्चुएट होंगे, कहाँ से मैंने गलती की, मैंने क्या कंसेप्ट के बारे में क्या सोच थी। मैं तो सीधे न्यूमेरिकल करता चला गया, मैंने तो सिर्फ कंसेप्ट्स पढ़े हैं, मैंने तो ये वाली बुक पढ़ी है, मैंने इतने घंटे स्टडी की है। टॉपर के पास जाओ, वो बोलेगा मैंने 24 घंटे स्टडी की है। हो सकता है 24 घंटे कोई स्टडी कर सकता है, इट इज़ इम्पॉसिबल। या कुछ स्मार्ट टॉपर्स के पास जाओ, वो बोलेंगे क्या, हम तो बस 4 घंटे पढ़ते थे, वी आर बॉर्न टैलेंटेड। मीन्स या ह्यूमन नेचर है, व्हेन समबडी गेट अ सक्सेस तो वो उसको थोड़ा सजा बुझा के प्लेट पे पेश करता है, लेकिन वो जो टूटा हुआ होता है उसको पता है भैया ठोकर कहाँ पे लगी, अब तो अगले साल उसी ठोकर पे उठना है, ठीक है। तो फाइनली आई विल कंक्लूड दिस लेक्चर बाय सेइंग दैट ये जो हम बात कर रहे थे टॉपर्स की, आप अपनी लाइफ को एग्जामिन करो या एक चीज़ आप कंसंट्रेट करो, आप हमेशा नंबर 1 को याद रखते हो। डू यू रिमेंबर हु वाज द सेकंड? आप क्रिकेट में नंबर 1 बैट्समैन को जानते हो, डू यू रिमेंबर द हु वाज द सेकंड? In a race, in a badminton, in a football, in any game, in any field, आप हमेशा टॉपर को याद रखते हो। वो जो सेकंड वाले होते हैं वो कुछ दिन याद रहते हैं, कुछ फिर भूल जाते हैं। वाई? Because this society is embracing, encouraging the toppers। भैया टॉपर के अलावा किसी की जगह नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन उनसे जाके पूछो, जब आपका ड्रॉप आउट हुआ नीट से, जेई से, तो आपने क्या फील किया? उसने पूरा एग्जामिन किया हुआ होता है कि मेरी स्टडी जो थी कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ पे एंड हुई थी, कहाँ पे मैंने छोड़ा, कहाँ पे गलती की, उसने एक एक चीज़ रियलाइज़ किया। सो इट इज़ बेस्ट डिसीजन आप ड्रॉपर्स के पास जाओ, आप देखो कहाँ पे उन्होंने गलती की, उन गलतियों को आप दोहराओ मत। टॉपर्स के पास जाओ, उनके पास सक्सेस के कुछ टिप्स ले लो, नो डाउट दे आर स्मार्टर, उनके पास टिप्स होंगी पढ़ाई के। देन यू हैव योर ओन चैनल दैट इज स्मार्ट जन 20, इसको शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, तकिया मारो, पेन मारो, सब्सक्राइब करो बच्चा, शेयर करो। वाई? योर लाइक्स एंड योर कमेंट्स आर माई अर्निंग्स, दीज आर माई मोटिवेशंस। मैं अलग से आपके लिए क्लास अटेंड कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न के मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है कि कोई बच्चा बोलता है कि नहीं सर आपके वीडियो से ये वाला कंसेप्ट मैंने सीखा। मैंने बहुत सारे वीडियो छान मारे, ये कंसेप्ट वहाँ पे भी प्रेजेंट थे, लेकिन उन्होंने कुछ अलग अंदाज से डिस्कस किया था, आपने आसान भाषा में समझा दिया, तो वो खुशी होती है। सो प्लीज़ ये सब करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, एंड आई एम आल्सो शेयरिंग माय पर्सनल नंबर इन द डिस्क्रिप्शन। आज एकेडमी का एड्रेस तो नहीं दे सकते हैं, क्या पता कि आउटसाइडर्स को लगे कि शायद एकेडमी भी चला रही है, बट लेट मी टेल यू एकेडमी बंद है, एकेडमी स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं ड्यू टू द कोविड रीजंस। हाँ, पर्सनली मुझे कॉल कर सकते हो, आई विल गिव यू बेस्ट मेंटरिंग, चाहे मुझे आपकी जूम कॉल लेनी पड़ी, चाहे मुझे संडे को मैंने प्रॉमिस किया है फ्रॉम आफ्टर 1 PM, डेफिनेटली आफ्टर 1 PM आई विल टेक एवरी संडे अ लाइव सेशन वेयर आप अपने क्वेश्चन डाउट्स आप मेरे साथ शेयर करें। एंड होपफुली मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं फिज़िक्स में पूरी मास्टरी करके आया हूँ, बट बीइंग ए प्रोफेशनल फिजिस्ट, आई एम नॉट एन एकेडमिक स्टूडेंट। कुछ को लगता है एकेडमिक जो पीएचडी करके आए हैं, एमएससी करके आए, उनको ही फिजिक्स पता है। आप एक बार बीटेक में आ जाओ, एमटेक में आ जाओ, आप देखो रियल फिजिक्स किसको बोलते हैं, कंसेप्ट्स किसको बोलते हैं, एप्लीकेशन किसको बोलते हैं, ठीक है। तो आई एम नॉट डिस्क्रेजिंग एनीबॉडी एंड आई एम नॉट एम्ब्रेसिंग माई सेल्फ। मेरे अलावा बहुत से तुरमखा मार्केट में हैं, ठीक है, उनके निकनेम्स मैंने सुने हैं, उनकी वर्क मैंने सुनी है, I am getting inspired from them. I am trying to make myself up to that level. Inshallah soon I will try to hard कि आपको बेस्ट मिल जाए, बेस्ट एवर नॉलेज मिल जाए। बट आप संडे को मैं लाइव सेशन करूँगा, उस पर आप डाउट सेशन करो, लेकिन रिलेटेड द डिस्कस टॉपिक। ऐसा नहीं कि आप मुझे बताओ सर रिलेटिविटी का वो एम इज इक्वल टू दिस, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, समझाओ भैया, वो अभी तो टॉपिक डिस्कस किया ही नहीं है, तो वो किसके बारे में क्या पूछे। तो दो स्टूडेंट्स विल बी एंटर्ड ऑन दैट सेशन कि जो रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, जो रेगुलरली कमेंट कर रहे हैं, जो रेगुलरली वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने टॉपिक किया होगा, उस टॉपिक के रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, आप संडे के दिन तैयार रहो।
रहो। हर संडे के दिन जितने भी हमने वीक में टॉपिक्स कवर किए होंगे उन टॉपिक्स के आप न्यूमेरिकल भेज सकते हो, कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हो, एंड होपफुली आई विल आंसर ऑन द लाइव सेशन। ऐसा नहीं कि मैं देखो न्यूमेरिकल नहीं आएंगे तो संडे को मिलते हैं, वहाँ पे आप बोलो सर नहीं आप झूठ बोल रहे हो, हमारे कंसेप्ट तो क्लियर ही नहीं हो रहे, कहीं पे एप्लीकेबल ही नहीं है। ठीक है, तो बच्चा अल्लाह हाफिज़, खुदा आपको सलामत रखे और सबको सलामत रखे और मुझे भी। ठीक है।